अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस सीरीज के अंदर हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि तकरीबन 12 लेक्चर्स के अंदर जो है ना हम इसका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करें। और इसका सारा सिलेबस जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं, मोस्टली जो डाटा अबाउट 80% वो जो आउटलाइन की रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स हैं वहां से लिया गया है, और कुछ डाटा जो है वो चैट जीपीटी से भी लिया गया है। इसके हर लेक्चर के अंदर हम आउटलाइन से कौन कौन सा टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं, साथ में मैं आपको हर लेक्चर के अंदर वो भी बताऊंगा, और उनमें से क्या चीज़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट है जो पेपर में आ सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को ये नहीं कि मैं बस सिर्फ आपको बता दूं कि जी ये होता है, बल्कि कोशिश करेंगे कि चीज़ों को जो है ना वो कंसेप्चुलाइज करें, उनको हम वीडियो के दौरान ही जो है ना वो याद कर लें, ताकि बाद में आपको रट्टे ना लगाने पड़े। नोट्स मैंने जो है इससे पहले ग्रुप में भेज दिए थे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको अपलोड करके नीचे आपको एक ड्राइव की लिंक भी दे दूं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि मजीद लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अब इस सब्जेक्ट की जो हमारी आउटलाइन है, ये आईटी की आउटलाइन है, और इसमें जो कोर्स कोड है वो 166 है, और जो सी एस की आउटलाइन है उसमें हमारे पास जो है ना ये 261 है हमारे पास। आईटी के अंदर 261 जो है वो हमारे पास टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग का कोड है, लेकिन सीएस में कोड्स डिफरेंट है। और सीएस में ये थर्ड सेमेस्टर के अंदर है, आईटी में ये लास्ट सेमेस्टर के अंदर है, 8th सेमेस्टर के अंदर है। तो इसकी आउटलाइन के अंदर हमारे पास जो है ना 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये एथिक्स से रिलेटेड है। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है हमारा इससे नेक्स्ट, ये कंप्यूटिंग प्रोफेशंस और उनके अंदर जो लॉज है ना उनसे रिलेटेड है। और ये वाला पार्ट ही हमारा जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी आउटलाइन का। तो पेपर का भी तकरीबन जो जो सी एस के पेपर्स आए हुए हैं उनका भी जो तकरीबन आप 80% जो पोर्शन है ना वो इसी से ही आया हुआ है। और इस पोर्शन से अमूमन जो है ना एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आया हुआ है। तो इस पोर्शन से तकरीबन 10 नंबर का पेपर जो है वो आ रहा है, और इस पोर्शन से तकरीबन 50 नंबर का आ रहा है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें से अभी तक मैंने कोई फिलहाल क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन स्टिल इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वो इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना हम ये वाला पार्ट जो है ना इसी को ही डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको कंसेप्चुअली सारी डिलीवर कर दूंगा। तो फर्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट लेते हैं इसका। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोफेशनल एथिक्स, फिलॉसफी ऑफ एथिक्स, उसके अलावा कंप्यूटिंग प्रोफेशन क्या होता है, और ढेर सारे कंप्यूटिंग प्रोफेशन जो डिफरेंट हैं कौन कौन से हो सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशन या कुछ की टर्म्स देखेंगे। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है सोसाइटी की। अब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड अंडर सिस्टम ऑफ रूल्स। दो पार्ट हो गए इसके अंदर। एक तो यह कि सोसाइटी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पीपल है। दूसरा क्या है हमारे पास? ये ऑर्गेनाइज्ड होती है अंडर अ सिस्टम ऑफ रूल्स। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उनके अंडर जो है ना ये ऑर्गेनाइज्ड होती है। विदाउट रूल्स हमारे पास कोई भी सोसाइटी जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फिर उसके बाद ये कि ये डिजाइन क्यों करते हैं हम, या इसका पर्पज क्या है? डिजाइन टू एडवांस द गुड ऑफ इट्स मेंबर्स, कि लोगों की जो अच्छाई है ना उसमें हम जो है ना एडवांस करें ओवर टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो लोगों की क्या हो, उसमें भलाई हो। तो कोई भी माशरा या सोसाइटी क्या होता है? वो एसोसिएशन ऑफ पीपल होती है, और किसी एक सिस्टम ऑफ रूल्स के अंडर जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड होती है। हर सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं, और उसका मकसद बेसिक क्या होता है कि लोगों में जो अच्छाई है ना वक्त के साथ जो है ना हम उसको प्रमोट करें, या लोगों की जो भलाई है उसकी तरफ हम जो है ना वो लोगों को लेके चले। फिर उसके बाद है मोरालिटी। अब हर सोसाइटी के जो है ना कुछ रूल्स होते हैं। एवरी सोसाइटी हैज रूल्स ऑफ कंडक्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट पीपल ought एंड ought नॉट टू डू इन वेरियस सिचुएशंस। हर सोसाइटी, यहाँ पे हमने ऊपर भी देखा था कि एसोसिएशन होती है, और एसोसिएशन में क्या होगा हमारे पास? वो एक सिस्टम ऑफ रूल्स के अंडर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अब वो जो रूल्स है ना उन वो रूल्स जो है हमारे पास जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं कि लोगों को डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और इन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? मोरालिटी। तो सोसाइटी की डेफिनेशन में ही आपको जो है ना वो मोरालिटी वैसे मिल रही है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ये ऑर्गेनाइज्ड होती है अंदर सिस्टम ऑफ रूल्स। तो वो रूल्स क्या होंगे? वो हमारे पास क्या होगी? मोरालिटी होगी। अब एथिक्स क्या होंगे? अब एथिक्स जो है ना फिलोसॉफिकल स्टडी है इन्हीं मोरालिटी, इसी मोरालिटी के ये जो रूल्स है ना, इन रूल्स की जो हमारे पास फिलोसॉफिकल स्टडी होगी ना उसको हम क्या बोलते हैं? एथिक्स बोलते हैं।
इसमें हम क्या करते हैं, एथिक्स के अंदर हम रैशनल एग्जामिनेशन करते हैं लोगों के बिलीफ्स की, जो उनके मतलब यकीन है या जो उनके अकायद है, और उनका जो बिहेवियर है उस चीज़ की। यानी लोग किस चीज़ में यकीन रखते हैं और वो करते क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, इस चीज़ की जो रैशनल एग्जामिनेशन है और उनके जो मोरालिटी के रूल्स हैं, इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं। अब ये फिलोसॉफिकल जो है ना डेफिनेशन है एथिक्स की। अब इसकी जो सिंपल डेफिनेशन भी एक है हमारे पास, वो ये है कि एथिक्स जो है ना वो स्टडी है हमारे पास राइट और रॉन्ग की। अब राइट एंड रॉन्ग हमें कहाँ से पता चलता है, वो भी मोरालिटी से ही पता चलता है। मोरालिटी के जो रूल्स हैं उसी से ही हमें पता चलता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और उसके अलावा हमारे पास गुड और बैड बिहेवियर, अच्छा या बुरा बिहेवियर जो है ना ह्यूमन कंडक्ट के अंदर, इन चीज़ों की जो स्टडी है, एक तो ये कि हमारे पास जो है ना वो गलत और सही की स्टडी, और दूसरा ये कि इंसान के कंडक्ट के अंदर जो है ना जो और बैड बिहेवियर है उसकी जो स्टडी है वो हमारे पास क्या होंगे, वो एथिक्स होंगे। और इस स्टडी को हम किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर करते हैं, प्रोफेशनल या सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर करते हैं। तो हमने इसकी दो डेफिनेशन देखी है, एक फिलोसॉफिकल डेफिनेशन देखी है और दूसरी हमने इसकी जो है वो जनरल डेफिनेशन एक देख ली। अब जब हम इसकी स्टडी करते हैं ना, तो हमें ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्या उसे एक प्रोग्राम के अंदर बैकडोर इंस्टॉल करना चाहिए। अब बैकडोर्स क्या होते हैं कि अगर मैंने किसी एक कस्टमर को प्रोडक्ट बना के दिया, तो मैं उसमें जो है ना एक पोर्ट या एक पार्ट ऐसा रख दूं जहां से अगर मैंने बाद में उस प्रोग्राम को एक्सेस करके कंट्रोल लेना हो उसके सिस्टम का या उस स्पेसिफिक प्रोग्राम का या किसी और चीज का, तो मैं उस बैकडोर के जरिए जो है ना उसके सिस्टम का एक्सेस ले सकता हूँ। अब ये एथिकली क्या उसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अब ये डिपेंड कर सकता है। समटाइम्स जो है ना ये करना ठीक होगा, समटाइम्स ये करना ठीक नहीं होगा। अब कब ये करना ठीक होगा, कब ये नहीं होगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ये कि इज इट एथिकल टू मॉनिटर यूजर विदाउट देयर कंसेंट। अब यूजर्स को जो है ना मॉनिटर करना, उनका डाटा जो है ना वो प्रोसेस करना कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। जैसे व्हाट्सएप है, वो हमें लगता है कि फ्री है वो, हालांकि इकोनॉमिक्स का एक जनरल प्रिंसिपल है, देयर इज नो फ्री लंच, कि दुनिया में कोई भी आपके लिए जो है ना फ्री लंच नहीं है। अगर आप कुछ आपको फ्री में मिल रहा है तो यहाँ तो कोई और उसके बदले में पे कर रहा है, या फिर जो है ना आप खुद ही उसकी पेमेंट हो। यानी अब अगर हम व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो हमें फ्री में सारी सर्विसेज दे रहे हैं, तो बदले में वो क्या ले रहे हैं, हमारा डाटा ले रहे हैं। तो वो हमें क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली हमारे डाटा को मॉनिटर कर रहे हैं, जो हम बात करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद उनसे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं, और फिर उस लिहाज से हमें जो है ना वो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स जो है ना हमें वो दिखाते हैं और वो पैसा कमाते हैं। तो क्या ये एथिकल है या नहीं है, ये आप डिसाइड कर लो। फिर उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि एथिक्स और लॉ जो है ना इनमें क्या डिफरेंस है। अब जो एथिक्स है ना ये सेम लॉ की तरह नहीं है। कोई चीज जो है ना वो लीगल हो सकती है, यानी लॉ जो है ना उसको लीगलाइज करता है कि आप ये काम कर सकते हो, लेकिन स्टिल वो अनएथिकल हो सकती है। जैसे अबॉर्शन काफी सारे कंट्रीज के अंदर जो है ना वो अलाउड है, लीगल है, आप अबॉर्शन करवा सकते हो, लेकिन अनएथिकल चीज है एक। उसके अलावा आप इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हो कि आप कोई एक ऐसी एडिक्टिव ऐप या प्रोग्राम बनाओ या ऐसा एक एल्गोरिदम बनाओ जो लीगल तो होगा लेकिन वो अनएथिकल होगा। फॉर एग्जांपल इसमें जो पोर्नोग्राफी के जितने भी हमारे पास एप्स या एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं, जैसे आप इंस्टा पे देखते हो कि जो इस तरह की चीजें होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो प्रमोट होके सामने आती हैं। तो लीगल तो है लेकिन अनएथिकल है। फिर उसके बाद है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ एथिक्स। अब इसकी हमारे पास जो है ना फोर मेन जो है ना वो हमारे पास टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है, मेटा एथिक्स है, नॉर्मेटिव एथिक्स है और अप्लाइड एथिक्स है। और इन्हीं नॉर्मेटिव से ही जो है ना हम फिर आगे क्या करेंगे, हम जो इसकी फिलोसॉफिकल स्टडी है ना हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंदर हम ये नहीं देखते कि सही क्या है या गलत क्या है, बल्कि हम ये देखते हैं कि लोग एक्चुअल में करते क्या है, कि वो किस तरह से एक सिचुएशन के अंदर जो है ना वो एक्ट करते हैं या बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफरेंट लोगों को जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, अगर हम उनमें किसी एक चीज को जो है ना वो एक सिचुएशन को देखें, तो वो एक सिचुएशन के अंदर जो है ना वो डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग उसके अंदर अच्छे से रिएक्ट करेंगे, कुछ कल्चर्स के उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उसमें अच्छे से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें लोग चीजों में बिहेव कैसे करते हैं, हम ये चीज देखेंगे और उसके लिहाज से हम देखेंगे कि ठीक क्या है या सही क्या है। ये नहीं देखेंगे कि एक्चुअल में क्या सही या गलत है। हो सकता है कि हमारे पास जो जनरल प्रिंसिपल्स या लीगल लॉज हो
वो एक चीज को जो है वो गलत कह रहे हो, लेकिन एक कल्चर के लोग जो है उसको वो सही समझ रहे हो और वो उसको ऐसे कर रहे हो, तो हम इस लिहाज से इसको स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद है मेटा एथिक्स। अब ये उससे तकरीबन उल्टा है। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हम जो एक्चुअल में गलत, सही या फिर जो हमारे पास अच्छा बुरा, जो भी हमारे पास एक्चुअल में जो चीजें होनी चाहिए, जैसे किसी को जो हमारे पास क्या है, जो मारना है वो क्या है, वो गलत है, किसी को भी कत्ल करना क्या है, वो एक बुरी चीज है। तो हम इसमें बिल्कुल जो रियलिटी बेस, यानी जो हमारे पास नेचुरल मोरालिटी है ना, हम उसको जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अब इसमें आप अगर कत्ल की एग्जांपल लेते हो तो उसमें भी हमारे पास जस्टिफिकेशन आ सकती है कि हो सकता है डिफेंस में किया हो। आप इसमें एग्जांपल ले लो प्रॉमिस की। अब प्रॉमिस की हमारे पास इसमें एग्जांपल जो है ना वो कैसे ठीक फिट बैठती है कि अगर मैं किसी से वादा करके उसको तोड़ता हूँ, तो जाहिर सी बात है ये एक हमारे पास क्या है, एक नेचुरली एक बुरी चीज है, क्योंकि इससे लोगों का फिर क्या होगा कि वो जो प्रॉमिस करना है उससे क्या हो जाएगा, यकीन उठ जाएगा। और अगर मैं सिर्फ इस नीयत से करता हूँ कि मतलब जो है ना अगला बंदा मुझ पे प्रॉमिस का यकीन कर लेगा और मैं बाद में उसको तोड़ दूंगा, तो तब भी इसके रिजल्ट्स क्या है कि वो अगले बंदे का जो है ना वो यकीन उठ जाएगा इससे। तो इसमें हम जो एक्चुअल में चीज, सिचुएशन की बजाय हम ये देखते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं है, यानी जो बिल्कुल नेचुरल लेवल के ऊपर जो चीजें होंगी ना हम वो डिस्कस करते हैं। अब आप इसमें ये सोच रहे होंगे कि प्रॉमिस भी तो हम ऐसी सिचुएशन में कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए या इस तरह के किसी मामले में, तो स्टिल क्या मतलब उससे ये नहीं होगा कि जो बाकी लोग होंगे वो समझ रहे होंगे कि अगर ये प्रॉमिस कर रहा है इस सिचुएशन में तो ये झूठ बोल रहा होगा, तो उनका यकीन तो उठ जाएगा ना इसमें। तो ये क्या है कि झूठा वादा करना ये एक नेचुरली क्या है, एक बुरी चीज है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि नेचर के फंडामेंटल नेचर ऑफ मोरालिटी जो होती है ना इटसेल्फ, हम उसके अंदर जो है ना डेल्व कर जाते हैं, उसके अंदर हम जो है वो जाते हैं, उसको स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद है नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव। अब नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम इसके अंदर कुछ मॉरल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और साथ में कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। और ये हम मॉरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल क्यों बनाएंगे, ये देखने के लिए कि हमारे पास क्या सही है और क्या गलत है। और फिर उसकी बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, हम गाइडलाइंस जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, और इसके अंदर ही हम जो है ना वो डिफरेंट थ्योरीज जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है हमारे पास, डियोंटोलॉजी है, उसके अलावा वर्च्यू एथिक्स है, और ये है भी तीनों इंपॉर्टेंट। वैसे तो बुक के अंदर काफी सारी थ्योरीज दी हुई थी जो फिलोसॉफिकल थ्योरीज है इसकी एथिक्स की, मैंने उन सारी को डिस्कस किया है, लेकिन इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने नॉर्मेटिव में उनका जिक्र कर दिया है, तो आप इन तीन को जो है ना एटलीस्ट अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद है अप्लाइड एथिक्स। अब ये फोर्थ वन जो है ना, ये हमारे पास रियल वर्ल्ड के अंदर कुछ स्पेसिफिक इश्यूज और सिचुएशंस जो है ना उनके ऊपर कुछ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स जो है ना उनको अप्लाई करते हैं। जैसे मेडिकल के एथिक्स क्या होंगे, बिजनेस के एथिक्स क्या होंगे, इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या होंगे, तो इसके अंदर हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी थ्योरी ऑफ एथिक्स के ऊपर। ये इनको आप फिलोसॉफिकल थ्योरीज भी बोल सकते हो। अब फिलोसॉफिकल थ्योरीज के अंदर हम हमारे पास सबसे पहले है रिलेटिविज्म। अब रिलेटिविज्म के मुताबिक क्या है कि हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल मॉरल नॉर्म्स नहीं होते, हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल एथिक्स नहीं होते। तो हमारे पास क्या होता है इसमें ये होता है कि हमारे पास जो है ना एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है ना, अगर तो हर एक ग्रुप के जो है ना वो अपोजिंग व्यूज हो सकते हैं किसी एक सिचुएशन के लिए। एक चीज एक ग्रुप के लिए गलत हो सकती है तो दूसरे के लिए जो है वो ठीक हो सकती है। तो इसमें भी हमारे पास जो है ना आगे फिर इसकी दो टाइप्स है, एक सब्जेक्टिव रिलेटिविज्म है और दूसरी जो है ना कल्चरल रिलेटिविज्म। अब सब्जेक्टिव में क्या होगा कि हमारे पास एक ना इंडिविजुअल पर्सन के लिए, हर एक पर्सन के लिए अपनी कोई चीजें जो है ना उसके लिए ठीक हो सकती हैं, जो बाकी के लिए जो है वो गलत होंगी, जो उसके लिए गलत है वो बाकी के लिए ठीक होंगी। तो ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है ना हमारे पास रिलेटिविज्म है कि वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है उस बंदे के लिए, यानी कोई जनरल एप्लीकेशन नहीं है, वो उसके अपने लिए जो है ना वो सब्जेक्टिव हो सकती है कि वो उसके लिए वो उस चीज को ठीक कंसिडर करता हो और बाकी उसको ठीक ना कंसिडर करते हो। फिर उसके बाद है कल्चरल। अब कल्चरल में क्या है कि हमारे पास सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है कि कुछ चीजें एक सोसाइटी के लिए ठीक हो सकती हैं लेकिन दूसरी के लिए ना हो। तो सब्जेक्टिव में क्या होगा कि हमारे पास इंडिविजुअल के लिए होगा कि एक इंडिविजुअल के लिए चीज ठीक हो और बाकी सब के लिए वो ठीक ना हो सकता है कि और कुछ दो तीन इंडिविजुअल्स के लिए भी वो चीज ठीक हो, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखेंगे। और कल्चरल में क्या होगा कि एक सोसाइटी के लिहाज से हम देखते हैं कि कुछ चीजें एक सोसाइटी के लिए ठीक होती हैं और वो बाकी के लिए ठीक नहीं होती। फिर उसके बाद है हमारे पास डिवाइन कमांड थ्योरी। अब डिवाइन कमांड थ्योरी क्या है, इसमें हम ये कहते हैं कि जो गुड एक्शंस है ना, जो अच्छे एक्शंस हैं, वो सारे वो हैं जो अलाइन करते हैं विद विल ऑफ गॉड, कि जो भी
खुदा की चाहत है ना, जो उसके साथ जो चीजें अलाइन करती हैं वो क्या है, वो एक गुड विल है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो होली बुक्स है ना, जैसे लाइक हमारे पास कुरान मजीद है, तो वो क्या है, वो गॉड्स डायरेक्शंस है, यानी वो खुदा का कलाम है। तो इन चीजों को हम जो है ना वो एज सोर्स यूज कर सकते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग गाइड्स के अंदर। तो एक थ्योरी हमारे पास जो है ना एथिक्स की ये है। फिर उसके बाद है एथिकल ईगोइज्म। अगर आप इसको आम अल्फाज में समझना चाहो तो आप ये कह सकते हो जैसे एक सेल्फिश बंदा होता है, यानी इसमें क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। अब जो हमारे पास डिवाइन कमांड थ्योरी है ना, उसमें क्योंकि हम खुदा की चाहत के लिहाज से चल रहे हैं, तो उसमें हम नेबर को भी कैसे प्यार करेंगे जैसे हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं। तो लेकिन ये जो एथिकल ईगोइज्म है, इसमें क्या है कि सब कुछ आप ही हो, आपने अपना फायदा हमेशा सोचना है। इवन अगर किसी दूसरे की मदद भी करनी है ना, तो वो भी इसीलिए सिर्फ करनी है कि अगर उसमें आपका कोई फायदा है, अगर या लॉन्ग टर्म में आपको कोई उसमें बेनिफिट है, तो तभी आप किसी दूसरे की इसमें जो है वो मदद करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है कैंशियनिज्म की। अब कैंशियनिज्म जो है ना, ये हमारे पास एक जर्मन फिलासफर था, इमैनुअल कैंट। अब इमैनुअल कैंट के नाम से इसको जो है ना वो कैंशियनिज्म बोलते हैं। अब कैंट का क्या कहना है, इसका कहना है कि जो लोगों के एक्शन है ना, वो गाइड होने चाहिए उन मॉरल लॉ से जो यूनिवर्सल मॉरल लॉज जो है ना बन सकते हो। अब इस चीज को उसने समझाने के लिए उसने क्या किया, उसने दो फार्मूलेशंस दी हैं। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो है ना कैंशियनिज्म के जो दो प्रिंसिपल्स हैं, या फिर जो कैंट ने दो प्रिंसिपल्स दिए हैं ना, वो क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास उसका जो पहला प्रिंसिपल था, फर्स्ट फार्मूलेशन, उसके अंदर उसने बोला कि एक्ट ओनली फ्रॉम मॉरल रूल्स, कि सिर्फ उन मॉरल रूल्स की बेस के ऊपर आप एक्ट करो। यू कैन एट सेम टाइम विल बी टू यूनिवर्सल मॉरल लॉज, जो यूनिवर्सल मॉरल लॉज हो सकते हैं, तो सिर्फ उनकी बेस के ऊपर जो है ना आप एक्ट करो। अब इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो वो प्रॉमिस वाली, कि अगर आपके ऊपर कोई आ गया सिचुएशन ऐसी जिसमें आप जो है ना वो प्रॉमिस कर रहे हो, लाइक मतलब आपकी जान को खतरा है और आप कोई एक झूठा वादा कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जाहिर सी बात है आपने वो सिचुएशनल तो वादा कर दिया उस मौके पे, लेकिन बाद में आप उससे मुकर जाओगे, तो क्या होगा कि वो जो दूसरा बंदा नेक्स्ट टाइम अगर कोई उसको ऐसी सिचुएशन में कोई भी वादा करेगा, तो वो उसका यकीन नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं बना कि हम इस सिचुएशन में जो है ना वादा करें या ना करें, तो हम सिर्फ उन रूल्स की बेस के ऊपर एक्ट करें जो एक यूनिवर्सल लॉ बन सकते हैं। तो झूठा वादा करना किसी एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सिर्फ वक्ती हो और बाद में फिर उससे हमने मुकर जाना हो, तो फिर उसका फायदा कोई नहीं है, वो लोग उस पर यकीन करना ही छोड़ देंगे किसी भी वादे के ऊपर। और दूसरी इसकी फार्मूलेशन ये थी हमारे पास कि एक्ट सो यू ऑलवेज ट्रीट बोथ योरसेल्फ एंड अदर पीपल एज एंड्स इन देमसेल्व्स। अब ये हमारे पास यहाँ पे उसने दो चीजें उसने लिखी है, एक एंड्स इन देमसेल्व्स और दूसरा उसने लिखी है कि इस तरह के आपके मीन्स नहीं होने चाहिए टू एन एंड। अब इन दो चीजों का क्या मतलब है, टू एन एंड एंड एंड्स इन देमसेल्व्स। अब जो एंड्स इन देमसेल्व्स है ना, इसका मतलब है कि आप खुद को और दूसरे लोगों को ऐसे ट्रीट करो एज एंड्स इन देमसेल्व्स। यानी ये कि जो दूसरा बंदा है ना, आप उससे जब काम ले रहे हो तो उसका भी फायदा सोचो, यानी उसका भी जो है ना वो लिहाज करो कुछ। और दूसरी सिचुएशन जो आपने कभी नहीं करनी वो ये है कि सिर्फ आप अपना काम लो और अगला बंदा जाए बाहर में, आपने ये वाला काम नहीं करना। तो ये उसने दो प्रिंसिपल्स दिए थे और ये उसकी थ्योरी थी। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है ये निकली है यूटिलिटी से। यूटिलिटी आपको पता ही है कि हैप्पीनेस या फायदा, तो ये उस बेस पे है, इसको हम कॉन्सिक्वेंशलिज्म भी बोलते हैं और यूटिलिटेरियनिज्म भी इसको हम बोलते हैं। अब जो इससे पहले जो कैंट ने थ्योरी दी थी ना, ये उसके टोटली अगेंस्ट है। अगेंस्ट कैसे है, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि अच्छा क्या है या यूनिवर्सल लॉज क्या है या दूसरों का फायदा क्या है। इसमें हम कोई भी सिचुएशन है ना, तो उसमें हम दो चीजें हमेशा ही होती है, उसमें फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। तो हम ये देखेंगे कि हमें इस सिचुएशन में फायदा कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है। अगर हमारा जो फायदा है वो नुकसान को डोमिनेट करता है, तो हम उस सिचुएशन में जो है ना उसको उसके ऊपर एक्ट कर लेंगे, यानी वो हम काम करेंगे। और अगर उसमें जो नुकसान है हमें वो फायदे से जो है ना वो नुकसान ज्यादा है, फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे, उसको उस काम को हम नहीं करेंगे। ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर थ्योरी लिखी हुई है। फिर उसके बाद यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी बेसिकली क्या होती है, हैप्पीनेस होती है। किसी भी एक चीज में जो एक टेंडेंसी होती है कि हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये उस चीज की यूटिलिटी है। और प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी क्या है कि हमारे पास अगर किसी एक चीज, कोई एक चीज जो है ना वो राइट है, अगर उससे जो यूटिलिटी है या जो हैप्पीनेस है हमारी वो इंक्रीज हो रही है,
और वो चीज़ रॉन्ग है, एक्शन रॉन्ग है अगर हमारी जो यूटिलिटी है उससे वो जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। और इसको हम कॉन्सिक्वेंशलिज्म या कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारा फोकस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस पे है एक्शन के, कि एक एक्शन से हमें फायदा या नुकसान है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे कि वो गलत है या ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में हमारे पास हम बेसिकली मोरालिटी को ही डिस्कस करेंगे, जो ऊपर हमने डेफिनेशन डिस्कस की है। ये थ्योरी हमें क्या बोलती है कि मोरालिटी के अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो गवर्न करती है कि लोग कैसे एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, और जो रैशनल लोग हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हो। और इसमें उनके लिए क्या होता है कि उनका एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है। और इसमें हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि जो बाकी लोग हैं वो भी इन रूल्स को जो है ना वो एक्सेप्ट करें। तो बेसिकली जो मोरालिटी है उसकी डेफिनेशन अगर आपको आती है तो आपको ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी आती है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है कि अब नाम से जाहिर है कि समाजी कॉन्ट्रैक्ट है, एक लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जो जिसमें उन लोगों का ही फायदा है, और वो सारे लोग उस चीज के ऊपर एग्री करें ताकि सब में सबसे सबका क्या हो, एक म्यूचुअल बेनिफिट हो उसके अंदर। फिर उसके बाद है हमारे पास विर्चू एथिक्स। अब विर्चू एथिक्स क्या है? इसमें हमारे पास राइट एक्शन वो होगा जो एक विर्चुअस पर्सन जो है ना वो परफॉर्म करेगा किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर या किसी एक करेक्टर के अंदर, जो कि एक हमारा विर्चुअस करेक्टर है। तो वो एक सिचुएशन में जो एक्शन परफॉर्म करेगा तो वो हमारे पास क्या है, एक राइट एक्शन है। अब वो विर्चुअस पर्सन कौन होगा? ये वो पर्सन होगा जो हमारे पास जो है ना जो नेक नामी जिसने कमाई हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज करेक्टर ले सकते हैं कि वो एक विर्चुअस पर्सन थे, और जो एक्ट उन्होंने किए हैं अगर हम वो एक्ट करें तो वो सारे एक्ट्स क्या है, वो हम उन एक्ट्स को राइट एक्ट्स कंसिडर करते हैं जो भी उन्होंने किए। और जिससे उन्होंने मना किया हम हमें उससे रुक जाना चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास, ये विर्चू एथिक्स है। और ये हमारे पास, और इसके मुतबादिल हमारे पास क्या है, वाइस। अब वाइस वो करेक्टर होगा जिसके एक्शंस जो है ना जिनको हम प्रिवेंट करना चाहेंगे, जिनको हम फ्लोरिश नहीं करना चाह रहे, और उनसे हम जो है ना वो कभी खुश नहीं होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये विर्चुअस का क्या है, ऑपोजिट है। लास्ट थ्योरी है हमारे पास डियोंटोलॉजिज्म। डियोंटोलॉजिज्म में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास एक एक्ट जो है ना उसको गुड कंसिडर किया जाएगा अगर जो हमारे पास जो इंडिविजुअल उसको कमिट कर रहा है ना उसके पास कोई एक अच्छी रीजन है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप जो है ना आप अपना जो सेल्फ डिफेंस है उसको ले सकते हो। मसलन एक बंदा जो है उसने किसी को कत्ल कर दिया है। अब कत्ल करने का जाहिर सी बात है एक अच्छा एक्ट नहीं है, लेकिन उसका एक्ट जो है वो ठीक भी हो सकता है अगर उसने उसको सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया है। कि कोई टेररिस्ट था, वो लोगों को मारना चाह रहा था और वो भी वहां पे मौजूद था, उसकी जान को भी खतरा था, तो उसने मौका दे के उस टेररिस्ट को ही मार दिया। तो उसने क्या किया, एक अच्छा एक्ट किया है। तो ये डिपेंड कर सकता है कि जो इंडिविजुअल जिसने ये एक्ट परफॉर्म किया ना, तो उसके रीजन पे भी डिपेंड कर सकता है कि उसने क्या किया है। इसमें आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे किलिंग तो जो है वो बैड है, कत्ल के बारे में वैसे पहले बताया, लेकिन एक आर्म्ड इंट्रूडर जो है ना वो डकैती के लिए जो है ना वो आपके घर में घुस आता है, और आपको या आपके घर वालों को या आपके किसी भी वैल्यूएबल को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो अगर आप उसको इसमें आप मार देते हो तो ये कोई बुरा एक्ट नहीं होगा, आपने तो सेल्फ डिफेंस में किया है, खुद को बचाने के लिए किया है। और वैसे भी ये जो डियोंटोलॉजी है ना, ये दो वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड्स है। एक है डियोन जिसका मतलब है ड्यूटी, और लोगोस मीन्स है साइंस। तो अब ये जो आपने घर वाले मामले में हुआ है कि जो एक बंदा वो आपके घर में घुसा है, आर्म्ड मैन था और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, तो इसमें आपके पास एक ड्यूटी भी आप पे जो है ना वो आयद होगी थी कि आपने खुद को और आपकी जो फैमिली आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। तो उस ड्यूटी को आपने मद्देनजर रखते हुए उस बंदे को फिर मार दिया। तो अगर आपके एक्शन जस्टिफाइड है देन यू आर गुड टू गो। फिर उसके बाद है हमारे पास प्रोफेशनल एंड कंप्यूटिंग एथिक्स। अब हमारे पास एक प्रोफेशन क्या होगा, प्रोफेशन इज अ वोकेशन दैट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। अब एक चीज, एक तो ये हमारे पास क्या है, एक वोकेशन है। दूसरा ये कि हमारे पास इसमें क्या रिक्वायर्ड होती है, हमारे पास एक हाई लेवल ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो तीन चीजें हमारे पास अगर मौजूद हो तो हमारे पास क्या होगा, एक प्रोफेशन होगा हमारे पास। अब सबसे पहले ये जो वोकेशन है, अब वोकेशन यहाँ पे ये वोकेशन नहीं है, ये वीओ है, ये छुट्टियां नहीं है। ये वोकेशन से यहाँ पे मुराद होगा कि जो भी उस पर्सन पर्सन का कोई पर्पस या उसका जो ऑक्यूपेशन है, तो जो भी आप उसका कैरियर बोल लो। और उसमें हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, एक हाई लेवल ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, और साथ में कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसी चीज हमारे पास क्या होती है, एक प्रोफेशन होगा।
फिर उसके बाद है हमारे पास प्रोफेशनल एथिक्स। अब जो प्रोफेशनल एथिक्स है ये कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट हैं जो गवर्न करते हैं बिहेवियर विद इन अ स्पेसिफिक प्रोफेशन। अब कोई भी एक जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के अंदर हमारे पास कुछ एक मॉरल प्रिंसिपल्स और कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं और वो गवर्न करते हैं हमारा बिहेवियर उस प्रोफेशन के अंदर। तो वो क्या होंगे? वो प्रोफेशनल एथिक्स होंगे। तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? एक ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे बिहेवियर को डिक्टेट या गवर्न करते हैं किसी एक प्रोफेशन के अंदर। और ये जो एथिक्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें और इंटेग्रिटी के साथ। और जिस प्रोफेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं वहां पे जो भी क्लाइंट्स हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर और जो हमारे कुलीग्स हैं उनके और हमारी सोसाइटी के भी। और अगर हम ये जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं इनको हम फॉलो करते हैं तो ये सारी चीजें क्या होगी? ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर होंगी। यानी अपना फायदा तो हमारा है ही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर भी होंगी क्योंकि इससे हमारे क्लाइंट्स, कोलीग्स और सोसाइटी तीनों चीजें इफेक्ट हो रही हैं। तो अगर हम अपना काम रिस्पॉन्सिबल और इंटेग्रल वे के अंदर करेंगे तो उसमें जो सोसाइटी है उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर भी है अगर हम प्रोफेशनल एथिक्स को अच्छे से फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद है कंप्यूटिंग प्रोफेशन। अब कंप्यूटिंग प्रोफेशन के अंदर हमारे पास क्या इन्वॉल्व होती है? स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। तो कंप्यूटर सिस्टम्स की चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि नाम क्या है? कंप्यूटिंग प्रोफेशन। तो हो सकता है कि हम कंप्यूटर्स की स्टडी कर रहे हो या कंप्यूटर्स को डिजाइन कर रहे हो या फिर उनके अंदर कोई डेवलपमेंट कर रहे हो कंप्यूटर इटसेल्फ की या उसके अंदर किसी सॉफ्टवेयर की, या कंप्यूटर की कुछ एप्लीकेशंस है लाइक कंप्यूटर को यूज करके आगे हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो कहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं? कंप्यूटिंग प्रोफेशन के अंदर। और कंप्यूटिंग प्रोफेशन के अंदर इन चीजों के साथ साथ हमारे पास क्या होंगे? सॉफ्टवेयर भी होंगे, जिन सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं कि हम जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो कहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं? एक तो स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट और फिर कंप्यूटर की एप्लीकेशंस और साथ में सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? हमारी ये कंप्यूटिंग प्रोफेशन के अंदर आती है। फिर उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर एथिक्स। अब कंप्यूटर एथिक्स की काफी सारी डेफिनेशंस हैं। बुक के अंदर जेम्स एच मूरे की डेफिनेशन लिखी हुई थी जिसका फेमस मूरे लॉ भी है। तो उसके मुताबिक ये हमारे पास एनालिसिस है नेचर और सोशल इम्पैक्ट का, कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसकी नेचर क्या है और उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, एंड फार्मूलेशन ऑफ एथिकल पॉलिसीज फॉर इट्स रिस्पॉन्सिबल यूज। अब कंप्यूटर के एथिक्स कौन से होंगे? वैसे तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं हमारे पास? कंप्यूटर भी है, कंप्यूटिंग प्रोफेशन भी क्या है? एक प्रोफेशन ही है। तो उसके जो जनरल एथिक्स हैं वो हमारे पास जो है ना वो क्या करते हैं? हमारे बिहेवियर को डिक्टेट करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर सिर्फ हमारा जो पर्टिकुलर बंदा जो यूज कर रहा है ना, सिर्फ उसके नहीं, साथ में जो मशीन इटसेल्फ है कुछ एथिक्स उसके लिए भी है कि उसकी नेचर कैसी है और उसका जो सोशल इम्पैक्ट है वो कैसा है। और साथ में उसके लिए जो हमने एथिकल पॉलिसीज बनाई हैं उसके रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए, ये सारी चीजें मिला के हमारे पास क्या बनते हैं? ये कंप्यूटर एथिक्स बनते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशन। अब इंजीनियरिंग प्रोफेशन जो है ये भी कंप्यूटिंग प्रोफेशन के अंदर ही आता है। अब यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर को क्यों चूज किया? क्योंकि जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है ना जिससे ये आउटलाइन हमारी बनी हुई है, एक तो वो बुक्स है जो आउटलाइन के अंदर दी हुई है, एक बुक दी हुई है सीएस की आउटलाइन के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास जितना भी ये हमारा है ना सारा कंप्यूटिंग प्रोफेशन, उसको विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग जो है ना डिस्कस किया गया। अब इंजीनियरिंग के अंदर वो बोल रहा है हमारे पास जो है ना 2 टियर स्ट्रक्चर होगा। पहला टियर ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है। अब ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स कौन से हो सकते हैं? अब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इनके अंदर हमारे पास IEE, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, या फिर जो ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी है BCS। अब ये जो BCS है ये हमारी आउटलाइन के अंदर भी शामिल है, तो आगे इसको हम डिस्कस करेंगे इस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को। अब ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी गवर्नमेंट की बॉडीज नहीं है या किसी भी एक इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आ रही होती। ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और ये हमारे पास क्या कर रही होती हैं? किसी ना किसी एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को जो है ना वो कवर कर रही होंगी। तो अब ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो है ना वो कंप्यूटर के अंदर होगा, तो हमारे पास क्या होगा? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिहाज से होगा। फिर उसके बाद है सेकंड टियर। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कितने टीयर्स में था? 2 टीयर्स में था। पहले में हमारे पास क्या था? हमारे पास इंस्टीट्यूट्स थे, दूसरे में क्या है? हमारे पास काउंसिल है। अब ये जो काउंसिल है ये काम क्या करेगी? ये जो हमने ऊपर इंस्टीट्यूशंस हम जिनको हमने डिस्कस किया ना, ये उनको रिकॉग्नाइज करेगी। और ये जो इंजीनियरिंग काउंसिल होगी ये किसी एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन को जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगी। और फिर उसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट
सिनेरियोज या सिचुएशंस हैं उन मैटर्स के ऊपर जो है ना वो एडवाइस प्रोवाइड करेगी उस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को, ताकि वो उसके ऊपर जो है ना वो कोड्स ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो तैयार कर सके। फिर उसके बाद है हमारे पास एथिकल गाइडलाइंस फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। अब सबसे पहले तो ये कि इसके कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं। अब स्पेशल एस्पेक्ट्स क्या है, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक सिचुएशन ये आती है कि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक रोल है कंप्यूटिंग प्रोफेशनल, और इसके अंदर एक्सपर्टीज भी हमें चाहिए होती है। अब ये इसका क्या मतलब है कि जो अमूमन जो हमारे पास क्लाइंट या जो पब्लिक है ना, जो ज़्यादा आवाम है, जनरल पब्लिक है, उसको जो टेक्निकल नॉलेज है वो नहीं होता, अगर हो भी तो बहुत थोड़ा होता है। तो टेक्निकल नॉलेज नॉलेज जो है उनको कम होता है, और इसलिए जो हमारे पास ये जो है ना कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर इनसे इनकी तरह के जो बाकी प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर्स हैं, तो इनके लिए हमारे पास क्या ज़रूरी हो जाता है, एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि अब जो जनरल पब्लिक है उसको इतना नॉलेज नहीं है टेक्निकल, तो इनके लिए इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये उन लोगों को हेल्प आउट करें ऑनेस्टी और केयर के साथ। दूसरा ये है कि इनके जो एक्ट्स है ना वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो लोगों की हेल्थ हो, चाहे लोगों की सेफ्टी हो, चाहे लोगों के फाइनेंसिस हो या लोगों की प्राइवेसी हो। तो इनके जो एक्ट्स है ना वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। इसमें अगर आप प्राइवेसी की एग्जांपल ले लो, अगर हम किसी को एक सिस्टम बना के देते हैं और सिस्टम सिक्योर नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर सिस्टम सिक्योर नहीं है तो वो सिस्टम किसी भी टाइम जो है ना उसको हम हाईजैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, उसमें से डाटा जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर प्राइवेसी नहीं होगी तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी के ऊपर। आप अगर अभी आप कंसिडर करो, लाइक अगर गूगल आपको जो गूगल ड्राइव है उसकी सिक्योरिटी मेंटेन ना करे, तो आपका जो पर्सनल डाटा वो तो कोई भी देख सकेगा, तो आपकी प्राइवेसी जो है वो जाती रहेगी, तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी के ऊपर। इसलिए ये जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, इन ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनका जो रोल है वो सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेशल है। और क्योंकि इनका रोल स्पेशल है तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या बने हैं, प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स बने हैं। प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, कुछ फॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं जो उनका जो एथिकल बिहेवियर है उसको क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, डिक्टेट करते हैं या प्रमोट करते हैं। और ये हम क्यों बनाते हैं, ताकि जो कुछ वैल्यूज हैं लाइक ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको हम री कर सके या इनको हम जो है ना वो प्रमोट कर सके प्रोफेशनल्स के अंदर। और जो नए या इनएक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हैं जिनको ये नहीं पता कि हमने फील्ड के अंदर कैसे डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर एक्ट करना है, उनको हम क्लियर गाइडेंस जो है ना वो प्रोवाइड कर सके। और जो कम्प्लेक्स एथिकल सिचुएशंस होती है ना उनको कैसे हैंडल करना है, इस चीज पे ऊपर भी जो है ना उनको गाइड किया जा सके। अब ये जो एथिकल गाइडलाइंस वाला टॉपिक है ना, इसमें सबसे पहले तो हमने ये बताया कि कैसे ये स्पेशल है, फिर दूसरे में हमने ये बताया कि कुछ इनके लिए कोड्स या गाइडलाइंस होती हैं, वो क्यों होती हैं वो हमने बताया। अब इससे नेक्स्ट के अंदर जो है ना कुछ गाइडलाइंस की जो की प्रिंसिपल या गाइडलाइंस हो सकते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से गाइडलाइंस या हमारे पास जो है ना वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक कंप्यूटर प्रोफेशनल जो है ना उसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अंडरस्टैंड व्हाट सक्सेस मीन्स। सक्सेस का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें एक कंप्यूटर प्रोफेशनल को हमें ये बताना हो। अब जो कंप्यूटर प्रोफेशनल, जाहिर सी बात है कोई भी एक जो सिस्टम क्रिएट कर रहा है वो किसी एक रियल वर्ल्ड पर्पस को जो है ना फुलफिल उसको करना चाहिए। सिर्फ उसको टेक्निकली क्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि जी मैंने बड़ा अच्छा सिस्टम का कोड लिखा है, कोड फाइन रन कर रहा है, लेकिन सक्सेस जो है ना वो इस चीज से वो मैयर नहीं करेगा कि मैंने काम क्या किया। रियल वर्ल्ड में जो है ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या किसी पर्पस को फुलफिल कर रहा है, तो अगर ये काम वो उसका सिस्टम कर रहा है तो देन उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, सक्सेस कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहला जो उसको प्रिंसिपल या गाइडलाइंस दी जाएंगी वो सक्सेस से रिलेटेड होंगी कि जो सक्सेस है वो हमने यूजर या ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखनी है, ना कि हमने कोड लेवल पे देखनी है। फिर उसके बाद है इंक्लूड यूजर्स इन डिजाइन एंड टेस्टिंग। अब जब वो कोई भी सिस्टम क्रिएट करेगा तो जो रियल यूजर्स है ना, लाइक जिस एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए उसने वो अपना सिस्टम क्रिएट करके दिया है, तो जो उस स्पेसिफिक फील्ड के जो यूजर्स हैं उनसे वो अपने सिस्टम को जो है ना वो टेस्ट करवाए। और टेस्ट क्यों करवाए कि अगर वो इस तरह का टेस्ट नहीं करवाएगा तो जो सिस्टम है वो जब वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जाएगा तो वो फेल हो सकता है। तो इसलिए ये सबसे पहले तो उसको ये बताना जरूरी है कि सक्सेस क्या है, फिर दूसरे पे उसको ये बताना जरूरी है कि जो भी वो सिस्टम बना रहा है उसको वो अच्छे से डिजाइन और टेस्ट करवाए रियल यूजर से, जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में जो उसको यूज करेंगे। कि प्लानिंग जो है वो थॉरोली होनी चाहिए। थर्ड पे ये है हमारे पास जो भी वो
टाइम और रिसोर्सेज दे रहा है उनको प्रॉपरली एलोकेट करना चाहिए, चाहे वो टेस्टिंग के लिए दे रहा है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए दे रहा है, यूजर ट्रेनिंग के लिए दे रहा है। और अगर उसकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो जो एथिकल कंप्रोमाइजेज हैं वो उसके अंदर होंगे। अब वो कैसे होंगे? हो सकता है ना कि उसने जो है ना वो रिसोर्सेज थोड़े बड़े कम रखे हैं, थोड़ा टाइम दे रहा है, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, तो जो उसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स है वो उसके अंदर सिस्टम के अंदर स्टिल रह जाएंगी। तो जब वो प्रोडक्ट डिलीवर करेगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्रैश कर जाएगी। फिर उसके बाद है डिजाइन फॉर रियल यूजर्स। अब जाहिर सी बात है जब भी हम कोई सिस्टम बना रहे हैं तो वो कोई इंसान ही उसको आगे इस्तेमाल करेगा। तो उसमें हमारे पास क्या आ सकते हैं? ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं, टाइपोज हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है, या फिर उस सिस्टम को यूज कैसे करना है उसके उसके लिहाज से जो है ना वो लैक ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है। तो जो भी वो सिस्टम जिसको वो डिजाइन कर रहे हैं ना, एक तो वो क्लियर होना चाहिए, इंट्यूटिव होना चाहिए, और उसके अंदर एरर चेकिंग भी होनी चाहिए। अब इंट्यूटिव से क्या मुराद होता है कि जो आपको पता है जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो साथ में वो गाइडलाइंस आ रही होती हैं। तो वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब कोई उसको फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा है तो उसको गाइड्स मिलनी चाहिए कि वो स्क्रीन के पर्टिकुलर जो बटन है वो क्या कर रहा है, कहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए उसके सिस्टम के अंदर। फिर उसके बाद है हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है ना वो हो सकता है सेफ ना हो। ये चीज हमने अज्यूम नहीं करनी कि जो ऑलरेडी सिस्टम रन कर रहे हैं हमारे पास वो सेफ है। तो अगर हम किसी एक सिस्टम को अपग्रेड करके उसको एक जो है ना एक नया सिस्टम पुराने की बेस के ऊपर बना के दे रहे हैं किसी को, तो हमने ये अज्यूम नहीं करना कि जो पहले वो यूज कर रहा था तो वो ठीक था, वो सेफ था। तो हमने अजम्पशन की बेस पे नहीं चलना। हम जब भी काम करेंगे हम चीज़ों को रीवैल्यूएट करेंगे। अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था और उसी से हमने नया सिस्टम बनाया, इवन जो हमारे पास ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर हैं उनको भी हम क्या करें, रीवैल्यूएट करें इन न्यू कॉन्टेक्स्ट। जो जो हम नई चीज़ें उसके अंदर लेके आए हैं, जो चेंजेस हम लेके आए हैं, उनके लिहाज से उसको रीवैल्यूएट करें, क्या ये स्टिल सेफ है हमारे पास। फिर उसके बाद है बी ऑनेस्ट अबाउट कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस, कि आप जो क्लाइंट्स है ना उनको आपने मिसलीड नहीं करना कि आपका सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है। जैसे आपने एक बड़ी मशहूर वो न्यूज़ सुनी होगी कि एक जो है ना वो एआई स्टार्टअप आया और उसमें वो ये था कि आप उसको कोई भी जो है ना वो उसकी जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो है ना आप उसको कोई सॉफ्टवेयर बनाने को दो, तो वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम आपसे मांगते हैं और फिर उसके बाद वो एआई आपको जो है ना वो बना के दे देता है, लाइक 1-2 दिन का। तो वो बाद में पता चला कि वो जो एआई था उसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, उसका मतलब था एक्चुअल इंडियंस। तो वो बैक एंड पे जो है कोई एआई नहीं था, वो बैक एंड पे कुछ जो है ना वो इंडियन उन्होंने डेवलपर्स हायर किए हुए थे और उनसे वो काम लेके आगे वो सॉफ्टवेयर दे रहे थे। तो मिसलीड नहीं करना आपने यूजर्स ने कि आपका सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है। आपके सिस्टम के अंदर जो भी फ्लॉज है उनको आप रिपोर्ट करें और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो भी आपको फिर लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये इसीलिए इस आउटलाइन के अंदर जो है ना अकाउंटेबिलिटी का भी एक जो है वो टॉपिक है कि जो भी आप चीजें करोगे उनके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है रिक्वायर प्रूफ ऑफ सेफ्टी। अब जो भी सिस्टम आप क्रिएट करके दे रहे हो ना, अमूमन जो क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं, लाइक ऐसे सिस्टम्स जो नेशनल डिफेंस लेवल के ऊपर यूज होंगे, तो उनके अंदर आपने ये नहीं करना कि आपको कोई सिस्टम के अंदर जो है ना वो डेंजर जो है ना वो नजर नहीं आया तो हम ये कह दें कि जी ये सेफ है। आपने प्रॉपरली ये प्रूफ करके देना कि ये सिस्टम कैसे सेफ है। तो आपने चीजों का, आप जो सिस्टम क्रिएट करके दे रहे हो उसकी सेफ्टी का आपने साथ में प्रूफ भी देना है। सिर्फ ये नहीं कहना कि जी इसके अंदर हमें कोई भी जो है वो फ्लॉ नजर नहीं आया। आपने प्रॉपरली जो है वो प्रूफ करना है उसको। फिर उसके बाद है हमारे पास कुछ एथिकल डिफॉल्ट्स होने चाहिए। अब एथिकल डिफॉल्ट्स में हमारे पास अमूमन क्या आता है कि प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, और जो सॉफ्टवेयर से आउटकम्स हैं वो एथिकल होने चाहिए। तो ये कुछ एथिकल डिफॉल्ट्स हैं किसी भी एक जो है ना सिस्टम के, तो ये हमें चेंज नहीं करने चाहिए। फिर उसके बाद सबसे लास्ट जो हमारे पास जो है ना जो गाइडलाइन या प्रिंसिपल है, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। जो भी प्रोफेशनल्स है ना वो उन्हें कम्युनिकेट करना जो है ना वो इफेक्टिवली आना चाहिए, ताकि वो जो क्लाइंट्स या को वर्कर्स हैं उनके साथ क्लियरली जो है ना वो कम्युनिकेट कर सके। फिर उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट पे है कि हमारे पास कौन कौन से जो है ना कंप्यूटिंग प्रोफेशंस हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है हमारे पास, सिस्टम एनालिस्ट हो सकते हैं, डाटा एनालिस्ट हो सकते हैं हमारे पास, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। जो भी आपको आईटी की फील्ड के अंदर प्रोफेशंस याद है ना आप वो सारे लिख सकते हो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या एनालिस्ट हो सकता है, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट या इंजीनियर हो सकता है। उसके अलावा वेब डेवलपर है, वेब डिजाइनर्स है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप डेवलपर्स हैं, आईटी कंसल्टेंट हैं। जो भी प्रोफेशंस आपको आईटी के याद हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, कंप्यूटिंग प्रोफेशंस के अंदर आएंगे। आई होप सो इस लेक्चर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी।
मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। शुक्रिया।